नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम धामी बतौर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। सीएम धामी ने राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार का वितरण किया, साथ ही दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, खिलाड़ियों और स्वरोजगार कर रहे दिव्यांगजनों और उनके सेवा योजकों को सम्मानित किया गया। कोई बस अड्डा बनाते हैं या कोई सार्वजनिक भवन बनाते हैं तो उसमें इसका विशेष ध्यान हम रखते हैं कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को वहां आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये हमने सभी प्रकार के जो भी हम नियोजन करने वाले हैं उन सभी में हमने इस प्रकार का प्रावधान कर दिया है कि आप सबकी सुविधा के अनुरूप उसका निर्माण कार्य हो। भाइयों बहनों, हमारी सरकार दिव्यांगजनों का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु अनेक योजनाएं प्रदेश के अंदर संचालित कर रही है। हमारी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को अलग अलग कैटेगरी में विभिन्न प्रकार की 5 पेंशनें इस समय दी जा रही हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के करीब 1 लाख दिव्यांगजन, दिव्यांग भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में दिव्यांगजनों को प्रति माह 1500 रुपए पेंशन तथा जन्म से दिव्यांग बच्चों को माता पिता के 18 वर्ष तक प्रति माह 700 रुपए का भरण पोषण अनुदान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने पर दुर्घटना वश दिव्यांग हो जाने पर 1200 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जा रही है। 21 वर्ष की आयु होने के बावजूद 4 फुट से कम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को भी 1200 रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान। तो सीएम धामी आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं लाने जा रही है। ये सुनिश्चित कर रहे हैं हम कि उन्हें पेंशन मिले। 1 लाख से ज्यादा दिव्यांग भाइयों को पेंशन दी जा रही है। दिव्यांग दिवस पर मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों को सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हमारी दिव्यांगजनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नई योजनाएं लाई जा रही हैं। राज्य के अंदर भी अनेक योजनाएं हम ला रहे हैं, लगातार दिव्यांगों के लिए अच्छी नीति बना रहे हैं, उनको पेंशन मिले उसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा दिव्यांग भाई बहनों को राज्य के अंदर पेंशन दी जा रही है। निकट भविष्य में जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उनको प्रत्येक जिले में कैंप लगाकर अगले दिव्यांग दिवस तक सारे उपकरण, चाहे कान के हों, चाहे उनके पैरों के हों या उनकी कोई अन्य डिमांड हो, जो भी उनके लिए जरूरी होती है वो सब हम उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही हमने यह भी तय किया है कि आने वाले समय में हम दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो IAS की कोचिंग करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। कांग्रेस के जिला प्रभारी प्रकाश जोशी देहरादून पहुंचे और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी और कांग्रेस समर्थकों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर प्रकाश जोशी ने आगामी चुनावों की रणनीति और तैयारियों को लेकर बातचीत की। तो वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि अभी ओबीसी आरक्षण को लेकर संशय बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का निकाय चुनाव को लेकर जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस निकाय चुनाव में अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दूसरी ओर प्रत्याशी चयन की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यह कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी का चयन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और ओबीसी आरक्षण के साथ ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी और उनके माध्यम से प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। हमने प्रभारी घोषणा करने वाले हैं, बाद में जैसे आरक्षण क्लियर होता है पर्यवेक्षक भेजेंगे और एक जनता के बीच में सब प्रकार का संवाद करते हुए
और एक सर्वे के आधार पर हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में भी प्रशासकों की नियुक्ति यहां पर हो चुकी है, लेकिन सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि जो शासन की तरफ से आदेश जारी हुए हैं जिसमें जिला पंचायतों के जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनको ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है, उसको लेकर सियासत होने शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से लगातार सत्ताधारी दल को घेरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि जब क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए गए थे तो ऐसे में अध्यक्षों को, जो जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष थे, उनको प्रशासक बनाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि पंचायत चुनाव पहले से ही देरी से कराने का काम सरकार कर रही है। ऐसे में अब अगर अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाना था तो फिर किस बात के प्रशासक यहाँ पर हैं। कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है और सरकार को घेरने का काम हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से एक के बाद एक चुनाव यहाँ पर पीछे टलते हुए नजर आ रहे हैं तो इसमें कहा जा सकता है कि विपक्ष की स्थिति तो मजबूत है, लेकिन सत्ताधारी दल की स्थिति खासतौर पर चुनाव को लेकर कम नजर आ रही है और यही वजह है कि चुनाव एक के बाद एक टल रहे हैं। कैमरामैन इंडिया वाइस देहरादून। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के विधायक ने प्रदेश में राज्य सरकार पर जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार ने जिला पंचायत के अध्यक्ष को ही प्रशासक बनना था तो ब्लॉक प्रमुखों में क्या कमी थी, प्रधानों को भी प्रशासक क्यों नहीं बनाया गया। विधायक सुमित हृदय ने कहा कि ये सोची समझी साजिश के तहत सरकार ने किया है और ये गलत परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, क्योंकि ज्यादातर जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों में इस सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है कि चलो आपने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया, अरे तो ब्लॉक प्रमुखों में क्या कमी थी, ग्राम प्रधानों में क्या कमी थी, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। ये तो सोची समझी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन सबको बैठाया गया है, क्योंकि ज्यादातर जो जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत एक इन्होंने चीज चलाई है और इसका सख्त विरोध कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक हम लोग करेंगे। और मेरी जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो आज सारे प्रधान संगठन जो हमारे हैं, जिला पंचायतों के संगठन जो हैं, जो हमारे क्षेत्र पंचायतों के संगठन है और जितने निर्वाचित और जीत के आए हुए लोग हैं उनके साथ। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने कहा हर विधायक को 10 करोड़ रुपए की सड़कें देंगे। तीसरा साल होने वाला है, अभी तक 10 करोड़ की सड़कों में से 1 करोड़ रुपए आया मात्र हल्द्वानी विधानसभा के लिए। 1000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मैंने भेजे। अरे चलिए, मानता हूं मैं कि आप ISBT नहीं बनाना चाहते हो, मानता हूं आप जू नहीं बनाना चाहते, जो सड़कें हैं आप खुद माननीय मुख्यमंत्री जी यहां घोषणा करते हैं, किसकी कमी है। उनको इस चीज का व्यक्तिगत संज्ञान लेकर यहाँ पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर कमी कहां रह गई है, क्यों नहीं गड्ढा मुक्त हल्द्वानी हुआ है जैसी घोषणा होती है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां सांसद अनिल बलूनी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पौड़ी में मरीजों को फल और कंबल बांटे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सांसद प्रतिनिधि संजय बलूनी ने कहा कि यह हर कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का दिन है कि आज गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का जन्मदिन उनके संसदीय क्षेत्र में मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पौड़ी में जाकर मरीजों को फल और ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण किया गया। माननीय सांसद गढ़वाल अपने सम्मान अनिल बलूनी जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज हमें सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जिला अस्पताल पौड़ी में कंबल वितरण और इसके पश्चात अभी हमारे यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है मिष्ठान का, और सभी कार्यकर्ता और हमारे मतदाता भाई बहन है वो यहाँ पर आकर के मिष्ठान आदि का कार्य करेंगे। मैं आप सभी लोगों की तरफ से माननीय सांसद जी को ढेर सारी बधाई हो। तो वहीं रामनगर विकास खंड के पंचायत प्रतिनिधियों ने निवर्तमान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष मिथिलेश डंगवाल के नेतृत्व में विकास खंड कार्यालय में तालाबंदी करते हुए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तो वहीं पंचायत प्रतिनिधि ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजा है। इस प्रदर्शन के दौरान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक नियुक्त करे।
आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाकर जो सौतेला व्यवहार किया है उसे सहन नहीं किया जाएगा। कि हम पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 29 तारीख को खत्म हो चुका है और जिला पंचायत का जो कार्यकाल था वो 2 दिसंबर को खत्म होना था और हम शुरू से मांग कर रहे थे कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए। कोरोना काल में जो हमारे 2 साल बर्बाद हुए हैं उस कोरोना काल के 2 साल को बढ़ाया जाए या हमें प्रशासक के रूप में हमें नियुक्त किया जाए। लेकिन अचानक सरकार ने जो है हमारे तो प्रशासक ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में प्रशासक नहीं बैठाए और जिला पंचायत में उन्होंने जो है जिला पंचायत अध्यक्ष को ही निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को ही जो है प्रशासक बना दिया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में रोष है। और रामनगर ब्लॉक में भी हमने आज यहाँ पर तालाबंदी की कि हमारी ये मांग है कि हम लोगों को भी ब्लॉक प्रमुख जो ग्राम प्रधान है उनको भी प्रशासक नियुक्त किया जाए। और निश्चित रूप से एक बड़े खेल की इसमें शुरुआत हमें नजर आ रही है। कुछ न कुछ इसमें एक ऐसा खेल हुआ है जिससे कि केवल जिला पंचायत अध्यक्षों को ही जो है प्रशासक नियुक्त किया गया और हम लोगों को जो है प्रशासक नियुक्त नहीं किया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी भी मौजूद रहे। तो वहीं इस बैठक को लेकर सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि सर्दियों में गौवंश का ठंड से बचाव कैसे किया जाए, इस पर हमने चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून के सभी गौ सदनों में पशुओं के लिए अलाव जलाने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में जैसे आपको पता है अभी जो त्रैमासिक बैठक हुई थी तो उसमें जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वो भी थे और मैं भी उस बैठक में था। तो उसमें बेसिकली जो मुद्दे थे, स्पेशली अभी आगामी आपका विंटर सीजन आ रहा है तो जो पशु हैं उनको भी क्योंकि हम ठंड लगने संभावित है, जो निराक्षित गौवंश है तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, तो इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। तो उस पे यही हमने निर्देश भी जारी करे कि जो अलाव वगैरह हैं जो वहाँ पे गौ सदन बने हैं उनमें जलाए जाए। तो जो कंसर्न्ड गौ सदन मालिक हैं जो उनको ऑपरेट करते हैं उनको भी दिया, जैसे नगर निगम है और जो हमारे डिपार्टमेंट्स कोई गौ सदन अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको भी करा है, जो एनजीओस कर रहे हैं उनको भी ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा जो ओपन एरियाज में अगर पशु हैं तो उनको टाइमली हम जो हमारे गौ सदन है वहाँ पे उनको भेजने की जो व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए भी जो हमारे सीडीओ साहब हैं उनकी जो टीम है उनके थ्रू किए जाएंगे और जो नगर निगम है जो नगर एरिया में नगर निगम नगर पालिकाज हैं वो उनके थ्रू किया जाएगा। तो इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुआ। इसके अलावा जो और जो पशु हैं जैसे डॉग्स हैं तो उनके ऊपर भी एक डिस्कशन इस बार हुआ था कि मतलब वो भी काफी हो रहे हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए भी काफी एनजीओ आजकल आ रखे हैं जो हेल्प करते हैं, तो उस पर भी हमने डिस्कशन। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लैंसडौन से बीजेपी के विधायक दिलीप सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वन संरक्षण अधिनियम पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिन के लिए सत्र बुलाने का अनुरोध किया। उन्होंने आगाह किया कि यदि सरकार सत्र नहीं बुलाएगी तो वो सदन में नहीं आएंगे। उन्होंने चिंता जाहिर की कि वन अधिनियम से प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो हरिद्वार तहसील में आज तहसील दिवस का आयोजन हुआ और इस दौरान जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी के जनता दरबार में 40 शिकायतें मिली और डीएम ने हाथों हाथ सभी शिकायतों का निवारण करने का निर्देश दिया और लापरवाही उजागर होने पर अधिकारी और कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। शिकायतों के निस्तारण का आदेश दिया जिलाधिकारी ने और तहसील दिवस पर तहसील में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिया कि किसी प्रकार की लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लोगों की समस्याओं को सुना। जहां पर 50 से ज्यादा 40 माफ करिएगा शिकायतें जिलाधिकारी के सामने आई और जिनके निवारण का आदेश जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिया।
जिला स्तरीय तहसील दिवस तहसील हरिद्वार में आयोजित किया गया है और इसमें अभी तक कुल 37 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो विभिन्न प्रकृति की हैं, खासतौर पर राजस्व की, पुलिस की, जल निगम, जल संस्थान, नगर निगम, इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ चकलोडों से संबंधित, नालियों से संबंधित, मकानों के कब्जे से संबंधित, ODF से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक डाक बाइट की शिकायत भी आई है। तो इस प्रकार की शिकायतें आई हैं और संबंधित अधिकारियों को बुला के बात की गई। सारे अधिकारी उपस्थित हैं जिला स्तरीय यहाँ पर और सभी का जो है सभी विस्तार सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा पिछले तहसील दिवसों की 13 शिकायतें पेंडिंग थी, उन शिकायतों पर भी एक एक करके बात की गई है सभी से और 3 दिवस के अंदर उनको मांगा गया है कि उनका जवाब तैयार करके निस्तार कराते हुए उसको प्रेषित करें। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के बैरागी कैंप में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक टीम के लोगों को विरोध का सामना, लेकिन एक सिरे से अवैध झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। आपको ये बता दें कि हरिद्वार में बैरागी कैंप गंगा किनारे कुंभ मेले के लिए आरक्षित भूमि है और यहाँ पर साधु संतों के साथ ही कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण अभियान के दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया और बेवजह उनके निर्माण तोड़ दिए गए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। ये जो है मेला ग्राउंड है, कुंभ ग्राउंड इसको कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है और इस पर बहुत दिनों से अतिक्रमण था, कई वर्षों से। इसको जो है हम लोगों ने नोटिस दे करके सब खाली करवा दिया है कि जिससे आगे होने वाले अतिक्रमण से भी बचा जा सके और मेला ग्राउंड हमारा खाली रहे कि जब कभी भी इस पे मेला लगे, कुंभ लगे तो इसका उपयोग किया जा सके। तो जन समस्याओं और शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में जिलासू में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में 35 फरियादी अपने गांव क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न शिकायतों को लेकर पहुंचे, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निवारण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि तहसील और जिले की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर तुरंत समाधान किया जाए और जो प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है उनको परशु किया जाए। तो जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने शिकायतों को सुना, जन शिकायतों को सुना, जहां पर फरियादी अपनी शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी के सामने पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने एक एक करके अपनी बात रखी और इसके बाद जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में ये पूरा जो कार्यक्रम था वो रखा गया था और वहां पर सभी की शिकायतों को सुना गया और फिर उन शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। तो आपको बता दें कि तहसील दिवस पर तहसील में कार्यक्रम रखे गए और जहां पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हुए थे और अधिकारी ने सभी की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर उनके निवारण के आदेश दिए। जिलासू तहसील दिवस में कुल 35 शिकायतें प्राप्त हुई और इसमें अधिकांश PMGSY, PWD और जल जीवन मिशन के संदर्भ में थी। तो सभी शिकायतों में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि फील्ड पर जाकर कंप्लेनेंट से कोऑर्डिनेशन करके उनका निस्तारण करें और क्योंकि ये शिकायतें CM हेल्पलाइन CM पोर्टल में भी अपलोड होंगी तो इनकी निरंतर समीक्षा भी की जाएगी। और कुछ प्रकरण ऐसे हैं PWD के जो शासन स्तर पर भेजे गए हैं तो उनके अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि शीघ्र ही इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। तो अगली खबर डोईवाला के जोली ग्रांट से है, जहां पर उत्तराखंड के सबसे बड़े हवाई अड्डे का विस्तारीकरण यानी उसको विस्तार करने की प्रक्रिया को विस्तारीकरण कहते हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की कवायद में शासन प्रशासन जुटा हुआ है। लगातार हो रहे इस विस्तारीकरण की जद में आ रहे जोली ग्रांट एयरपोर्ट के आसपास के प्रभावित होने वाले लोगों ने कहा कि अब एक बार फिर प्रशासन हमें बेघर करने की कोशिश कर रही है, इसलिए अब अगर
उनकी जमीन ली जाती है तो इसके बदले हमें जमीन और रोजगार दिया जाए। प्रभावित लोगों ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आ रहे सभी परिवारों को वन क्षेत्र बड़कोट रेंज में विस्थापित किया जाए। बैठक में आए अधिकारियों ने सभी प्रभावितों से सुझाव लिए और ये आश्वासन दिया कि उनके हित में जो अच्छा होगा सरकार वही करेगी। तो डोईवाला के लोग इस हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर मतलब उसकी वजह से वो प्रभावित हुए हैं और लोगों के साथ प्रशासन ने बैठक की, उनसे बातचीत किया, उन्हीं से उनके सुझाव मांगे और इस बात का आश्वासन दिया गया कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका खास ख्याल रखा जाएगा और जो सबसे बेहतर आपके लिए होगा वो प्रशासन की तरफ से वो किया जाएगा। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।